हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपा गुप्ता फ्रॉम SKLGT पब्लिक स्कूल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 टेट टू टेरिटरीज, और ये कंटिन्यू इसके 4 वीडियोस हो चुके हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि जो बंगाल के जो नवाब होते हैं, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम के बाद फिर रिप्लेस किया जाता है मीर जाफ़र को। और जो वहाँ पर बंगाल पर जो शासन चल रहा था वो दोनों तरीके से चल रहा था। जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी वर्क होता था उसको कौन देख रहे थे? ब्रिटिशर्स देख रहे थे। और जो न्याय से रिलेटेड और जो नॉर्मल जो वर्क था उसको कौन देख रहे थे? वो उसको नवाब देख रहे होते। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कहें, जो पावर थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर हम पावर की बात करें तो पावर सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही हाथ में थी। जो रूलर्स थे एज ए पपेट रूलर थे, वो कोई भी डिसीजन विदाउट ब्रिटिशर्स की, वहाँ के जो गवर्नर होते थे या जो रॉबर्ट क्लाइव था या अदर जो भी ऑफिसर्स होते थे, उनकी विदाउट परमिशन से वो कोई भी जो डिसीजन था वो नहीं ले सकते थे। और उसके बाद में कंपनी खुद नवाब बन जाती है, जिसमें एक वर्ड आया था नवाब, और वो लोग नवाब वर्ड को किस नाम से जानते थे? नबोब के नाम से जानते थे, नबोब। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो इंडिया में कंपनी के अंदर जो करप्शन है उसको देखने के लिए आया था, उसको दूर करने के लिए आया था। और जब बाद में कंपनी ने देखा, सर्च किया गया, रिपोर्ट पहुंची, तो जो खुद करप्शन के लिए आया था वही सबसे करप्ट ऑफिसर निकला था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक कि अब कंपनी जब बंगाल का जब उसके पास पूरा अधिकार हो गया, आपको हम बता दें, जो बंगाल प्रोवेंसी थी उस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी प्रोवेंसी थी। जो इन दिस टाइम पीरियड में जो बांग्लादेश है, बंगाल है, आपका उड़ीसा है और बिहार का कुछ पार्ट है, ये सारे पार्ट किसके ही अंडर में आते थे? बंगाल प्रोवेंसी के अंडर में आते थे, बंगाल के क्षेत्र के अंडर में आते थे। लेकिन जब कंपनी ने बंगाल पर राज्य कर लिया, और कंपनी ने ऑलरेडी 2 जो वॉर थे, सबसे बड़े वॉर थे, एक वॉर ऑफ प्लासी और दूसरा बैटल ऑफ जो प्लासी था उसको जीत रखा था, और बैटल ऑफ बक्सर। जब 2 वॉर उसने जीत लिए तो कंपनी की जो पावर थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अब उसे ये लग रहा था कि हम बहुत पावरफुल हो चुकी थी कंपनी कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में, और उसे ये लगने लगा था कि अब हम धीरे धीरे चाहें तो इंडिया के पूरे ही टेरिटरी पर क्या कर सकते हैं? कब्जा कर सकते हैं। और उसे विश्वास हो गया था। अब कंपनी ने अपना रूल क्या करना स्टार्ट कर दिया? एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। अगर रूल एक्सपेंड होगा तो कंपनी क्या होगी? वेल्दी होगी, प्रॉस्परस होगी। और हर कोई ये चाहता है कि हमारी कंपनी कैसी हो? प्रॉस्परस हो, वेल्दी हो। और वेल्थ का तो लालच था ही, वो यहाँ पर सिर्फ क्या करने आए थे? पैसा बनाने ही आए थे। और उनका सबसे बड़ा मोटो यही था कि इंडिया से वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्या करें? जो इंग्लैंड है उसको एक्सपोर्ट करें। और उसके लिए उन्हें क्या करना था? पूरे इंडिया की जो टेरिटरीज है उस पर उन्हें अपना कंट्रोल करना था। अब कंपनी एक्सपेंशन कैसे करती है? देखिए, कंपनी को अगर हम देखें कि वो डायरेक्ट वॉर जो होते हैं उनको कम से कम लड़ती है, वो कुछ ना कुछ अपनी ऐसी पॉलिसीज़ चलाती है, जिस पॉलिसीज़ के थ्रू क्या होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज़ चलाती है, नई नई पॉलिसीज़ चलाती है, जिनके कारण कंपनी जो होती है वो जो इंडियन स्टेट्स होते हैं उनको अपने अंडर में कंट्रोल में लेती चली जाती है। इसी से देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बाय द एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। एनेक्सेशन मीन्स होता है कब्जा करना या इंडियन स्टेट पर अपना कंट्रोल करना। बट द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड द डायरेक्ट मिलिट्री रूल। लेकिन हमेशा वह कहीं ना कहीं कंपनी जो थी वो बसती रही है कि वो डायरेक्ट क्या ना करे? मिलिट्री रूल ना करे, मिलिट्री वॉर ना करे। ईस्ट इंडिया कंपनी यूज द वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन। उसने एनेक्सेशन के लिए कई सारे मेथड अपनाए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स बना के उसने क्या किया? जो इंडियन स्टेट से उनको कंट्रोल में लिया। अब वो कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनको बनाया गया था? जितने भी गवर्नर जनरल इंडिया में आते थे उनका सभी का मोटो ही यही था, क्या करना? एक्सपेंशन करना, इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक्सपेंस करना। तो उसके लिए सब्सिडरी अलायंस जो था, सब्सिडरी अलायंस में क्या किया गया था? डायरेक्ट वॉर किया गया था। सबसे सब्सिडरी अलायंस में ये भी कहा गया था कि जो रूलर्स अपनी इच्छा से कंपनी के अंदर आना चाहते हैं
कंपनी में वो कंपनी में उनको हेल्प करेगी, उनको सहायता देगी, और अदर उनके स्टेट पे कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी। उसके लिए जो रूलर है उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का जो पूरा खर्चा है, वहाँ की जो मिलिट्री है उसको पूरा खर्चा देना होगा। तो सब्सिडी अलायंस इस तरह से स्टार्ट हुआ था, और इसको किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड वेस्ली ने स्टार्ट किया। इसमें भी अगर हम कहें, कंपनी ने क्या किया कि स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स थे उनको ये कह दिया कि तुम अपनी कोई भी आर्मी नहीं रखोगे, तुम्हें हमारे अंडर में रहना होगा, और अगर तुम्हारे ऊपर बाहरी कोई वॉर होता है तो उसकी हेल्प हम करेंगे। तो बहुत सारे जो शासक थे, रूलर्स थे, वो तो कंपनी के अंदर आ गए थे, जैसे कि सिंधिया था, होलकर थे, ये ऐसे कई शासक थे जो लोग डायरेक्ट किसके रूल में मिल गए थे, कंपनी के रूल में मिल गए थे। और कुछ ऐसे भी रूलर्स थे जिन्होंने कंपनी की सब्सिडी अलायंस को क्या नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, उनको डायरेक्ट वॉर के द्वारा क्या करा लिया गया था, कंपनी में एनेक्सेशन करा लिया गया था, उनको मिला लिया गया था। और ये जो रूल था वो कब से कब तक चला था, 1798 से लेकर 1805 तक चला था। दूसरा आता है डॉक्ट्राइन लैब्स। डॉक्ट्राइन लैब्स में क्या होता है, इसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया जाता है, ये पॉलिसीज होती है। और इसको कब स्टार्ट कराया जाता है, 1856 में कराया जाता है। डॉक्ट्राइन लैब्स में क्या होता है कि इस डॉक्ट्राइन लैब्स में क्या होता है, जो भी इंडियन रूलर्स होता है उसका कोई भी मेल एयर नहीं होता, उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उसको कोई भी उत्तराधिकारी गोद लेने की परमिशन नहीं होती है। और ऐसे राज्यों को, जब उसका जो रूलर है उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे राज्यों को क्या किया जाएगा, डायरेक्ट कंपनी में मिला लिया जाएगा। तो इस तरह से सतारा, नागपुर, झांसी और भी बहुत सारे जो स्टेट थे, इंडियन स्टेट थे, जिनको मिलाया गया था। आपको पता है सतारा, झांसी, नागपुर, इन सभी स्टेट्स के लोगों ने क्या किया था, कंपनी का विरोध भी किया था। वही वॉर हमें कौन सा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर 1857 में देखने को मिलता है। पॉलिसी ऑफ द पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी भाई क्या होता है, पैरामाउंटेंसी जो पॉलिसी है इसको लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा चलाया गया था। पैरामाउंटेंसी मीन्स होता है, उसने ये पॉलिसी चलाई कि हम इंडिया में अगर सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। अगर हम पैरामाउंटेंसी हैं तो हमारी हर बात को क्या करना पड़ेगा, इंडियन स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स को ये पैरामाउंटेंसी कब से कब तक चलाई गई थी, 1813 से लेकर 1823 में चलाई गई थी। अब ये जो अलायंस है, आप कहोगे कि डायरेक्ट क्या इंडियन रूलर्स ने इनको मान लिए थे, नहीं, इंडियन रूलर्स ने इनका विरोध भी किया था। ठीक है, इसमें हमारा आता है ये सारी जो पॉलिसीज थी इनके थ्रू क्या किया गया था, कंपनी अपना एक्सपेंड करती चली जा रही थी और वो बढ़ती चली जा रही थी। धीरे धीरे कंपनी का हम मैप के थ्रू आपको दिखाएंगे कि कंपनी क्या करती, पहले वेस्ट बंगाल से, उसके बाद हैदर अली, फिर साउथ वाले पार्टों को जीतते हुए चलती है, फिर मराठा, फिर नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, अब हमारा ये जो टॉपिक है इस पे हम देखेंगे कि इस तरह से कंपनी क्या करती है, अपना विस्तार स्टार्ट करती है। तो ये वाला टॉपिक इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया जाता है कि एक्सपेंड जब कर रही होती है, उसी एक्सपेंड के साथ साथ क्या हो जाता है, कंपनी जब एक्सपेंड कर रही होती है तो साउथ में होते हैं टीपू सुल्तान, जिसको क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम साउथ में मैसूर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स को जो डर था, क्योंकि जब कंपनी अपना एक्सपेंड कर रही थी तो उसको कहीं ना कहीं ये डर था कि हमारा जो टाइगर ऑफ मैसूर हैं ये हमारा विरोध करेंगे। तो जो पावरफुल जो रूलर थे हैदर अली, उनके साथ ब्रिटिशर्स को उनसे बहुत डर था और वो कहीं ना कहीं क्या करना चाह रहे थे, हैदर अली को दबाना चाह रहे थे। एट द टाइम कंपनी यूज द डायरेक्ट मिलिट्री ऑफ द कॉन्फेडरेशन टू प्रोटेक्ट इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और जो डायरेक्ट वॉर होते हैं किसके साथ होते हैं, हैदर अली के साथ होते हैं, किसके, कंपनी के। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड द मालाबार कोस्ट। जो मैसूर में जो कंट्रोल था वो कहाँ तक था, मालाबार कोस्ट तक था। और यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी थी, बोडियार डायनेस्टी थी। और वहाँ पर जो
वोडेयर डायनेस्टी में जो रूलर कर रहे थे, वोडेयर डायनेस्टी में ये जो थे ये सेनापति थे हैदर अली, और वोडेयर डायनेस्टी हैदर अली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो हैदर अली क्या हो जाते हैं, वहाँ पर शासक हो जाते हैं। और इनका शासन कब से कब तक होता है, 1761 से लेकर 1782 तक होता है। टीपू सुल्तान, और जो टीपू सुल्तान होते हैं वो उनके बेटे होते हैं। इनका जो पावर होता है वो 1782 से लेकर 1799 तक होता है। कंपनी परचेज, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, कंपनी अगर सबसे ज़्यादा जो डरती थी वो किससे ही डरती थी, हैदर अली से, क्योंकि उसे पता था कि जो हैदर अली है वो बहुत पावरफुल रूलर है। कंपनी ने कभी भी हैदर अली को डायरेक्ट वॉर में नहीं हरा पाई थी। कंपनी परचेज द पीपर एंड द कार्डामोम दिस पार्ट, और कंपनी यहाँ से परचेज करती थी इन चीज़ों को, तो वहाँ के टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि नहीं, कोई भी व्यक्ति किसके साथ ट्रेड नहीं करेगा, कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेगा। बट 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट, और उन्होंने एक्सपोर्ट पर क्या लगा दिया था, बैंड लगा दिया था। कंपनी सॉ द हैदर एंड टीपू एज द एम्बिशियस एंड एरोगेंट, और बहुत एम्बिशियस एंड एरोगेंट थे एंड डेंजरस। तो कौन, जो कंपनी के जो ऑफिसर थे वो उनको कैसा मानते थे, डेंजरस मानते थे। किसके लिए, अपने एक्सपेंड के लिए इनको डेंजरस मानते थे। अगर हम रॉकेट की बात करें तो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने ही रॉकेट बनाना क्या किया था, स्टार्ट किया था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो होते हैं 4 वॉर होते हैं। पहला वॉर जो होता है 1767 से लेकर 1769 में होता है, ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वॉर जो होता है 1780 में 84 तक सेकेंड एंग्लो वॉर के नाम से जाना जाता है। थर्ड जो वॉर होता है 1790 में, ये दोनों वॉर में क्या हो रहा है, हैदर अली जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बैटल जीत रहे हैं। लेकिन 1790 और 92 में थर्ड एंग्लो वॉर होता है, जिसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए अगर हमारे इंडिया में अगर हम बात करें कि इंडिया हारती क्यों है, इंडिया सिर्फ इसीलिए हारती है कि कहीं ना कहीं जो इंडियन रूलर्स ही किसका सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर हैदर अली सिर्फ अकेला पड़ जाता है, मराठा और हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिशर्स जो तीनों होते हैं, तीनों सेनाएं एक साथ किससे लड़ती हैं, हैदर अली से लड़ती हैं। इसमें फिर क्या होती है, हैदर अली की हार होती है, और यहाँ पर हैदर अली की क्या भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। लेकिन फिर भी उसका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, वो कंटिन्यू क्या रखता है, वॉर को रखता है। 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वार होता है और बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और ये कहाँ पर होता है, श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर की कैपिटल है वहाँ पर होता है। और वहाँ पर किसकी डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है। तो इसमें आपने देखा टीपू सुल्तान एज ए बहुत ही पावरफुल रूलर था, हैदर अली भी पावरफुल रूलर थे। टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के बेटे थे। यहाँ पर कभी भी कंपनी किसको डायरेक्ट नहीं हरा सकती थी, हैदर अली को नहीं हरा सकती थी। लेकिन कंपनी ने क्या किया, किसको अपनी तरफ मिला लिया, मराठों को मिला लिया, निजाम को मिला लिया और कंपनी खुद। एक तरफ 3 सेनाएं हैं और एक तरफ सिंगल सेना है, तो आपको पता ही है कहीं ना कहीं हार तो होगी होगी। लेकिन अगर कंपनी उस टाइम पीरियड में फर्स्ट एंग्लो वॉर जो हुआ उसमें भी हैदर अली जीतते हैं, सेकंड एंग्लो वॉर हुआ उसमें भी हैदर अली जीतते हैं, और उसमें हैदर अली के साथ क्या होती है, कई सारी ट्रीटी संधि होती है, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। और ब्रिटिशर्स को पता था कि हैदर अली जो है इसको हराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये पावरफुल रहा तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना होगा, इस वाले पार्ट से यहाँ से छोड़ना होगा। और उस टाइम पीरियड में अगर मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद किसका सपोर्ट नहीं करते, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करते, तो हैदर अली पूरे क्षेत्र से, पूरे जो वहाँ पर जो टाइगर और टीपू सुल्तान मैसूर जो राज्य था वहाँ से किसको बाहर कर देते, ब्रिटिशर्स को बाहर कर देते। तो हमारा ये वाला भी टॉपिक क्या होता है, यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।